возможных дальнейших шагах на этом направлении. 24 फरवरी 2022 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर आकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. और उस दिन से अब तक इस युद्ध को 15 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, पर अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग जारी है। और ये किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि रूस, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, जिसके पास 10 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ट्रूप्स, 20,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 13,000 से ज्यादा टैंक्स और 1300 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, तो फिर वो क्या वजह रही कि मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इतनी पावरफुल आर्मी होने के बावजूद भी रूस यूक्रेन को जीत नहीं पा रहा? और क्या जमीनी हकीकत ये है कि रूस इस जंग को हार रहा है? चलिए जानते हैं मिलकर फैक्टिफाइड के आज के इस एपिसोड में। Factified. Facts on your face. दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध की शुरुआत 8 साल पहले यानी कि 2014 में ही हो गई थी, जब रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया और ईस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर पर कब्जा किया। इसी साल से रूस ने क्रीमिया से लेकर क्लिंस्की और नॉर्दर्न बॉर्डर के किनारे अपने बेसेस और स्टेजिंग पॉइंट्स पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2017 में रूस ने अपनी 8th कंबाइंड आर्म्स आर्मी को नोवोचेकास्क में तैनात किया, जिसमें रूस की आर्टिलरी, मिसाइल, सब यूनिट्स और एनालिस्ट की टीम शामिल थी। और देखा जाए तो 2022 में हुआ यूक्रेन पर यह हमला रूस 8 साल से प्लान कर रहा था। नवंबर 3, 2021 यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि 90,000 रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन के बॉर्डर्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। वहीं नवंबर 2021 में ही सामने आई सैटेलाइट पिक्चर से पता चला कि यूक्रेन के नॉर्दर्न बॉर्डर से 260 किलोमीटर दूर येलने शहर में रशिया की 41st आर्मी ने अपना हेडक्वार्टर बेस बना लिया है। इसके बाद दिसंबर 2021 में अचानक ही रूस ने अपने 1200 हाउविट्जर टैंक्स, टोर्ड आर्टिलरी और सपोर्ट व्हीकल सप्लाईज को साउथ वेस्ट बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया। इन इलाकों में मेडिकल यूनिट्स और रेस्क्यू टेंट्स भी बनाए गए। और दोस्तों, रूस ये सब आसानी से कर पा रहा था तो उसके रेलवे नेटवर्क के बूते। रूस का रेल नेटवर्क यूएस और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी मदद से रूस के लिए अपनी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को बिना किसी को भनक लगे बॉर्डर्स तक पहुंचाना बहुत ही आसान था। यही नहीं, ऑयल और पानी की सप्लाई के लिए भी उन्होंने टेम्पररी पाइपलाइंस बनाई। इसके बाद जनवरी 2022 में रूस की सेना ने बेलारूस के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसके बाद उम्मीद यही की जा रही थी कि इस एक्सरसाइज के बाद रूस के सैनिक यहाँ से वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर रशियन ट्रूप्स की संख्या और बढ़ने लगी। फरवरी की शुरुआत में येनिया में मौजूद सैनिक यहाँ से साउथ बॉर्डर्स पर शिफ्ट हो गए। रशियन मिलिट्री टैंक्स को कर्स्क में तैनात कर दिया गया, जो यूक्रेन के शहर खार्किव से सिर्फ 220 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा रशियन मिलिट्री ने अपने कुछ ट्रूप्स और लॉजिस्टिक्स यूनिट्स को भी यहाँ तैनात किया। इस तरह सिर्फ 3.5 महीने में रूस के 1,75,000 सैनिक यूक्रेन के साउथ, नॉर्थ और ईस्ट बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए। यूक्रेन जब तक कुछ समझ पाता, व्लादिमीर पुतिन ने हमले की घोषणा कर दी। Принято решение о проведении специальной военной операции. Big explosions taking place in Kiev right now. People here are going to be waking up to a very different country than the one they went to sleep in. We are getting just non-stop reports of attacks and Russian strikes from all across the country. रशियन मिलिट्री ने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक सबसे पहले यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया और पहले ही दिन यूक्रेन के 11 मिलिट्री बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। यूक्रेन में घुसने के बाद रशियन आर्मी ने सबसे पहले हॉस्टोमेल एयरपोर्ट पर कब्जा किया, ताकि हवाई मार्ग से और ट्रूप्स को यूक्रेन में एंटर करवाया जा सके। लेकिन यूक्रेन मिलिट्री से उन्हें ऐसा रेजिस्टेंस मिला कि इसे भी उन्होंने वापस हासिल कर लिया। हालांकि रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन बॉर्डर्स पर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा था। लेकिन यहाँ पर रूस से एक बड़ी गलती हो गई, और वो ये थी कि उसने यूक्रेन के अंदर, जहाँ से ये युद्ध असल में लड़ा जाना था, वहाँ मिलिट्री सप्लाईज और लॉजिस्टिक्स कैसे पहुंचाई जाएंगी ये सोचा ही नहीं।
और यहीं पर रूस कमजोर पड़ गया। रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला करके रेलवे लाइंस को अपने कब्जे में लिया होता तो शायद उसके लिए अपने एडवांस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को यूक्रेन के अंदर पहुंचाना आसान होता, लेकिन रेलवे लाइंस पर कब्जा करना आसान नहीं था। फाइटर एयरक्राफ्ट्स को उतारने के लिए जगह चाहिए, जो रशियन मिलिट्री के पास यूक्रेन में थी ही नहीं। शुरुआत में तो रशियन आर्मी ने उनके पास मौजूद सप्लाई से काम चलाया, लेकिन जैसे ही सप्लाई कम पड़ने लगी, रशियन मिलिट्री भी वॉर में वीक पड़ने लगी। रशिया ने अपने मिलिट्री वेपन्स और इक्विपमेंट्स को ट्रूप्स तक पहुंचाने के लिए सड़क का रास्ता चुना, लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम्स थी। पहला ये कि यूक्रेन बॉर्डर के कई इलाकों में सड़कें इतनी खराब हैं कि उन पर लॉजिस्टिक्स को आसानी से मूव नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन इलाकों में रहने वाले नागरिक जो अपने देश को बचाने के लिए जंग में खुद उतर पड़े थे, वो आसानी से रशियन ट्रूप्स को आगे नहीं बढ़ने देने वाले थे। यही नहीं, इन टैंक्स और ट्रक्स को यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों ने रास्ते में ही पेट्रोल बम बना बनाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। खासतौर पर यूक्रेनियन आर्मी ने रशिया के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया, जिससे रशियन मिलिट्री की पावर आधी हो गई। फ्यूल की कमी के कारण रूसी आर्मी को कई टैंक्स यूक्रेन की सड़कों पर ही छोड़ने पड़े। इसके अलावा कीव को बॉर्डर से जोड़ने वाले 2 मेन ब्रिजेस को भी यूक्रेनियन आर्मी ने उड़ा दिया, ताकि लॉजिस्टिक्स सेना तक ना पहुंच पाए। शहरों से साइन बोर्ड्स हटा दिए गए, जिससे रशियन मिलिट्री के लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया। वॉर से जुड़ी कुछ रिपोर्ट सामने आई कि मिलिट्री बेसिस से कनेक्शन टूटने और लॉजिस्टिक्स की कमी की वजह से कई रशियन ट्रूप्स ने यहाँ के शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी। रूसी आर्मी का यूक्रेनियन नागरिकों से खाना मांगते और रास्ता पूछते कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। यही नहीं, पिछले दिनों यूक्रेन ने एक रशियन सोल्जर की चैट भी शेयर की, जिसमें वो जवान अपनी मां को कहता है कि वो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और वो वहाँ सिविलियंस तक को निशाना बना रहे हैं। वो वहाँ नहीं रहना चाहता और उसका मन है कि वो खुद को मार डाले। माने कि लॉजिस्टिक्स को पहुंचाने में हो रहा डिले और रशियन सोल्जर्स का टूटा हुआ मनोबल रशिया की हार की वजह बन रहा है। वहीं जितने ज्यादा समय तक रूस इस युद्ध में और इन्वॉल्व रहेगा, उतना ही उसका मिलिट्री एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूस की 70 से 80% फोर्स यूक्रेन में युद्ध लड़ रही है, जिस पर रूस रोजाना 20 से 25 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि रूस के अब तक 10,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन में रूस के 70 हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जिसमें 39 फाइटर प्लेन्स और 40 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इनके अलावा 269 टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। वॉर कैजुअलिटीज और फाइनेंशियल लॉस के अलावा यूक्रेन के शहर के डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर भी रूस की हार ही है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन को जीत भी जाता है तो भी यूक्रेन के बर्बाद हुए इन शहरों को बनाने का खर्च रूस को ही भरना पड़ेगा। और असल में देखा जाए तो रूस ताकतवर है, लेकिन उसने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। 1980 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में सैनिक भेजे थे, तो उस समय भी सोवियत संघ को बढ़ते लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की वजह से अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा था। और एक बार फिर ये फेल्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स ही रूस की हार की वजह बन रही है। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह कुछ भी हो, लेकिन सच यही है कि युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता और ऐसी वॉर्स में कोई भी देश जीते, लेकिन हार हमेशा मानवता की ही होती है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं क्या करना है। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियोस। तब तक आप अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।